हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CG टेट 2022 का यूनिक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का सलूशन करेंगे। चलिए किस तरह से क्वेश्चन आया है देखते हैं और उसका सलूशन करते हैं पूरा डिटेल में। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x+7 डिवाइड बाई 2 बराबर 3 - x। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समीकरण हमारा x+7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 - x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 गुणा हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो x+7 इस तरह बचेगा बराबर 2 ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x+7 बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, x टर्म्स को एक साइड लिख देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x चेयर है, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 7 तो हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3x और इधर बचेगा -1। तो x बराबर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, तिर्यक गुणा करना है हमको और उसका सलूशन निकाल लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम पाउलो फ्रीएरी ने इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर, एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है तो कहलाता है। ठीक है, तो वो पाई चार्ट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में DA लंब AB है। ठीक है, और CB लंब AB है और AC बराबर BD है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये सर्वांग सम का क्वेश्चन है। ठीक ना, सर्वांग सम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशंस ये रहता है कि इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं सर्वांग सम में। ठीक है, तो जैसे कि भुजा 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 करके देख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए DA जो है वो लंब है AB का, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए हैं, मतलब ये जो है ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है, इसके लंब है। तो यहाँ पर प्रथम ऑप्शन देखिए ABC है। ठीक है, AB जो C है वो सर्वांग सम है किसके, BAD का। ठीक, तो ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये सही है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बोला है ABC, जो ABC है वो सर्वांग सम है ABD का, तो नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका ये जो है ABC बन रहा है। ठीक ना, और सर्वांग सम किसके बोल रहा है, वो ABD का, तो AB तो यही रहेगा, लेकिन D इधर चला गया है। देखिए अब यहाँ पर 90 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कहाँ बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा में दिया है ABO 90 डिग्री है, तो ये AB खींच लिए, और O इस टाइप से है, तो ये भी 90 डिग्री नहीं है,
तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला ये चला जाएगा इसका आंसर है। देखिए सर्वांग सम का नियम ये रहता है कि यहाँ पर 3 तरीक़े से आप सर्वांग सम को ज्ञात कर सकते हो। एक तो होता है जैसे 2 त्रिभुज रहता है, हमेशा उन दोनों त्रिभुज में तुलना करना रहता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, एक तो भुजा 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 से। ठीक, जैसे ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर मान लीजिए, इससे कर सकते हैं। या 2 भुजा और एक कोण से, 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा रहेगा और एक कोण भी अगर मान लीजिए बराबर है तो वो भी सर्वांग सम होगा। ठीक है, और एक इसमें रहता है 90 अंश का कोण से रहता है कि अगर 90 अंश से होता है, देखिए या तो कोण कोण भुजा ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, कोण कोण और एक भुजा। ठीक ना, तो एक भुजा और 2 कोण अगर बराबर रहे तो इस टाइप से इसमें रहता है। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करना रहता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से 2 कोण पूरक नहीं है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण किसको बोलते हैं, है ना, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए पूरक कोण होता है जैसे 2 कोण कोई भी रहेगा, है ना, कोण ए मान लेते हैं और प्लस कोण बी, तो बराबर 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 कोण, फर्स्ट कोण और सेकंड कोण का मान है 180 अंश होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 अंश कौन कौन सा बन रहा है, तो 30 प्लस 50 180 बन गया, तो करेक्ट हो गया। दूसरा है 5 प्लस 175, ये भी 180 बन रहा है। ठीक ना, और 89 प्लस 91, ये भी 80 बन रहा है। और डी है 23 प्लस 177, मतलब ये हो जाएगा 200। तो यही रॉन्ग है, हमको कितना चाहिए था, 180 होना चाहिए ये संपूरक कोण का, है ना, या पूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री पूरक कोण का, है ना, पूरक कोण के लिए सूत्र रहता है, कंडीशन रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 96 नंबर, यदि ए शेन बराबर n स्क्वायर प्लस 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। ए शेन दिया है, सर्वांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का योगफल है। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमको ये पता होता है, सूत्र होता है समांतर श्रेणी का, कि मान लीजिए समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, जो ए शेन होता है ना, समांतर श्रेणी का योगफल जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस डी, ये होता है। अब यहाँ पर ए शेन जो है वो दिया है n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब ये तो इधर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर कंडीशन को समझना है। यहाँ पर हमको क्या पूछा है, ए और डी पूछा है। जो पहला पद होता है पद बराबर ए, और सर्वांतर जो होता है कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतर, या उसी को सर्वांतर बोलते हैं। ठीक ना, वो जो है डी है। अब देखिए पहला पद दूसरा पद से निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा n बाहर निकाल दो, n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। अभी जो
1/2 सॉरी है ना, तो 2 इधर आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n + 2 = 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पर सब में डी रहेगा कि मैं भूल रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए प्रथम पद को याद करने के लिए मान लीजिए पहला पद है ना फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं इसको, पहला पद n = 1, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 + 2 = 2a प्लस, अब n का मान तो यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, इधर 2a, ये तो 0 चला गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 6/2 हो जाएगा a, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 3। अब दूसरा पद देखते हैं, यहीं पर से ना इसको समीकरण आप एक दे दिए रहो, जितना पद निकालना है मान लीजिए। अब n = 2, तब के कंडीशन में देखिए समीकरण 2 से ही ना, 2 में ही समीकरण 2 लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। 2 से यहाँ पर ही देखिए इस चीज़ में रखना है, 2 रख दिए, n का मान 2 रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, a का मान आ गया है 3 प्लस n - 1 करेंगे तो 2 - 1 तो d, तो 2 और 2 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस d है ना, क्योंकि एक घट जाएगा तो इसको घटा देंगे, 8 - 6 = d, तो यहाँ से हो जाएगा d = 2। तो यहाँ पर आया a = 2 और d बराबर आ गया, सॉरी d बराबर आया है 2 और a बराबर आया है 3। कितना आया है 3, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है, ठीक ना। तो यहाँ पर a 2 3 आ गया और d कितना आया 2, तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है a = 3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, कैलकुलेशन बस है, कुछ नहीं करना है हमको। फार्मूला को यहाँ पर पहले लिखना है, फार्मूला उसका आदेश दिया है, इसे इनको रख दिए, फिर वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार बाड़े की क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े का चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई याद कीजिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आयत का क्षेत्रफल लगाना है ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आयताकार बाड़े है, चूँकि हमको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक ना। अब यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल कितना दिया है, हमको दे दिया क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट। लंबाई का नहीं पता है तो लंबाई रहने दीजिए, और चौड़ाई दे दिया है 20 फीट, तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर लंबाई आ जाएगा, कटा देंगे तो हो जाएगा 50/2 है ना। तो इसको और काटेंगे, 2 × 2 25, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। और फीट में कर रहा है तो फीट, ठीक है। केवल लंबाई गुणित चौड़ाई का सूत्र लगाना है, तो ये 25 फीट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन सी 25 फीट, सॉरी ये बी में दिया है ना, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है, वो 2.5 है, छोटा छोटा इसलिए दिख नहीं रहा था, ठीक। तो 25 फीट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है
98 नंबर 3x प्लस 2y प्लस 3z और 4x माइनस 6y प्लस 5z के योग से 6x प्लस 7y माइनस 2z को घटाइए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग कि आप जो है इन दोनों को क्या करने वाले हैं, जोड़ेंगे और जो भी योग आएगा इसका वो क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहले जो जोड़ेंगे उसको लिख लेते हैं ना, हल करते हैं। तो 3x है, 2y है, 3z है। जिसके जिसके x को x के सापेक्ष लिखना है, y को y के, है ना, क्योंकि कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है बीजगणित का तो इसको इसी तरीक़े से योग किया जाता है। अब देखिए प्लस करना है हमको, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 7 x। अब यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस टर्म्स में करने की ज़रूरत रहता है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ पर माइनस देखिए 2 और 6 को घटाएंगे 2 से तो 4y और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 z। ठीक है, ये आ गया। अब ये आगे घटाने के लिए बोल रहा है, जो ये जो उत्तर आया है इसको किस में घटाएंगे, योग से 6x धन 7y माइनस 2z को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए मैं इसमें स्पष्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो घटाते हैं तो देखिए हर टर्म्स को जो है प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 गए तो 100 बचेगा। यहाँ पर दोनों ऋण है तो 11y हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 8 कितना हो जाएगा, धन 10z। देखिए जो आंसर नंबर यहाँ पर डी है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह 99 नंबर निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य है। अब यहाँ पर देखिए आप, त्रिभुज बना हुआ है और कंडीशन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये दिया है कि ये त्रिभुज में पहला कंडीशन है जो MK है और ML है ना, और MJ है बराबर क्या है 180 अंश। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है, क्योंकि पहला कथन सही है क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। क्योंकि अब हम ऐसे समझ लेते हैं इसको, रफली यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर J है, यहाँ पर K है, यहाँ पर L है। तो हमको तो पहले से ही पता है कि भाई कोई भी त्रिभुज रहेगा उसको जो तीनों कोण रहेगा, है ना, वो क्या आ जाएगा 180 अंश रहेगा। ठीक, तो पहला कथन तो एकदम सही है ये। दूसरा कथन है L और J न्यून कोण है, ये वाला और ये वाला न्यून कोण। न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 अंश से कम हो। ये भी कथन सही है ना, क्योंकि 90 अंश सही नहीं। तीसरा में देखिए M और N बराबर 90 अंश, कोण L है और J है, क्योंकि चूँकि यहाँ 90 अंश है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना कोणों का योग 180 है ना, तीनों कोणों का। तो मान लीजिए हमको J नहीं पता है और यहाँ पर K है 90 और यहाँ पर हमको L भी नहीं पता है, तो कोण J प्लस कोण L बराबर 80 माइनस 90 बराबर 90 आया। तो यहाँ पर दिया है 90, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है L और J अधिक कोण है। ठीक है ना, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिक कोण हमेशा 90 अंश से ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पर तो कोई भी कोण 90 अंश से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, एक समकोण दे ही दिया है, दोनों ही कोण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आंसर चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष दर से बढ़ रही, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, उसका सलूशन है, देखिए एक फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर फार्मूला हल करते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है शहर का जनसंख्या, ठीक ना। मान लेते हैं इसको P कितना दिया है, 1,25,000 और इसका जो रेट है, दर कहा जाए तो 2% है और समय है, समय को n से दर्शाते हैं यहाँ पर, 3 साल है। तब 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तब जनसंख्या बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, सूत्र होता है, ठीक ना। जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगा P कोष्ठक में R + 100 टू दी पावर n की घात n, ऐसे होता है फार्मूला, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए P दिया है 1,25,000 गुणा 1 + R का मान 2% है और 3 साल तक के लिए यह हो रहा है वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2 50, तो 1/, क्या हो जाएगी 50, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 50 की 51, लघुत्तम लेंगे तो की घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1,25,000 गुणा, अब इसको 3 बार लिखेंगे, 51 × 50, 51 × 50, 51 × 50, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से तो तीनों जीरो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 25 पंच 125 है ना, 5 पंचे 25, 25 पंच 125, तो ये भी क्या हो जाएगा, तीनों से कट जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर बच गया 51 × 51 × 51, और जब हम तीनों को गुणा करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1,32,651, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस गुणा करना है, मेन है इसका फार्मूला को आप फार्मूला में पुटअप कर दीजिए। P जो है संख्या है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का होता है सूत्र, ऐसी टाइप का सूत्र लगता है इसमें डायरेक्ट। और अगर ये n साल बाद बोले, अगर n साल पहले बोलता तो हम लोग इसको क्या करते, घटा देते, मतलब इस तरह से n साल पहले बोलता था तो फार्मूला ऐसे हो जाता, ठीक ना, 1 + R 100 ऐसे हो जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो देखिए इसका सलूशन क्या हो जाएगा, अब एक घन दिया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका भुजा भी आपको दे दिया गया है, ठीक ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, हल करते हैं इसका। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं, बराबर होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर भुजा कितना दिया है हमको, भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस मान को रख दीजिए, 6 × 15 का वर्ग, 6 × 15 × 15 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 15 × 15 कितना होता है
225। ठीक है, अब इसका 6 का गुणा कर देंगे, 5 6 30 है ना, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 13 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको इस वर्ग है तो स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आयतन 900 मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 5 है। अब यहाँ घनाभ के आकार का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब इसका हल कैसे करते हैं। यहाँ पर हल करेंगे, देखिए घनाभ के आकार का क्षेत्रफल बोला है, वो घनाभ का आधार है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि इस तरफ से अंग्रेजी तरफ से पता चल रहा है हमको स्पष्ट, बेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। आयतन दे दिया है भी 900 मीटर क्यूब और ऊंचाई दिया है h बराबर 5 मीटर। ठीक ना। अब आधार का क्षेत्रफल हमको ये वाला ज्ञात कीजिए करना है। ठीक ना, ये आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। घनाभ का, ये घनाभ है, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन दे दिया है 900, ठीक है, मीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। तो ये इधर आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 5, इधर आएगा आधार का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो 5 एकम 5 18, तो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर 180 मीटर वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बस फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन हमको पता है, यहाँ पर हल करेंगे तो है ना, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिए तो त्रिज्या निकालना आवश्यक है ना। हल करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन b बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको दिया क्या गया है उसको देखते हैं। दिया है व्यास, दिया है बेलन का व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ जाएगा r,
तो व्यास का आधा होता है, वो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो हो जाएगा 28/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है, सेंटीमीटर। और यहाँ पर ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन यहाँ पर हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7। अच्छा, यहाँ तो क्या दिया है, इसका जो आंसर दिया है वो पाई में दिया है, तो पाई का मान तो रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग पाई रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई। आर यहाँ पर हमको मिला है 14, तो 14 का वर्ग कर देते हैं और ये 10 हो जाएगा। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 × 14 10। तो ये होता है 14 × 14 जब करते हैं तो 196 हो जाता है। कितना हो जाता है, 196। तो ये हो जाएगा 1960 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है यदि ए बी का अनुपात 2:3 और बी सी का अनुपात 5:7 हो तो ए बी सी का अनुपात ABC का मान क्या होगा अनुपात में, है ना। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। देखिए, एक तो इसको आप आंसर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम इसको बनाएंगे हल। क्या क्या दिया है, AB का अनुपात कितना है, 2:3 और BC का अनुपात कितना दिया है, 5:7। इसको इसी तरह से लिखना होता है, ठीक ना। अब देखिए ABC का अनुपात चाहिए, ABC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कीजिए आप, 2 × 5 हो गया। फिर अनुपात लगाइए, इन दोनों का कीजिए 3 × 5, फिर यहाँ से इन दोनों का कीजिए 3 × 7। जो अनुपात आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 पंचे 15 और 7 तिया 21। ऑप्शन नंबर ए में इसको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसको आपको इसी फॉर्मेट में जमाने आना चाहिए, तो फिर इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये तो होता ही है। तो यह सोचना क्या कहलाता है, तो यह सोचना क्या कहलाता है, व्यापीकरण। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर का है, 9वां नंबर। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है, तो हो जाएगा पाई चार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। ठीक है, तो हमको त्रिभुज के बस इसमें सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना, हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है 1/2, आधार कितना दिया है 10 इंच और ऊंचाई दिया है 7 इंच। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 पंचे 10, तो 5 × 7, तो हो जाएगा 7 पंचे 35 इंचेस, है ना, ये इंच का वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x = 1, y = 2 और z = -3 है, तब
2x³ माइनस 5x² प्लस 2z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको देखते हैं पहले। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -3 और हमको किसका मान ज्ञात करना है 2x³ y 5x² प्लस 2z। तो यहाँ पर 2 x का मान 1 है, y का मान 2 है, 5 x का मान 1 है, स्क्वायर कर लेंगे, y का मान 2 है प्लस 2 z का मान -3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 -5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 4 - 10 6, 4 - 16, तो हो जाएगा -12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है किसी त्रिभुज में कितने विकर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, जैसे आयत रहता है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे इस कोने से इस कोना मिलते हैं और इस कोने से इस कोना मिलते हैं, उसको विकर्ण कहा जाता है। तो ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या विकर्ण रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113वां नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पाई बराबर 22/7 है। तो देखिए इसका सलूशन करते हैं। यहाँ पर अर्धवृत्त, एक यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कोई भी वृत्त है, वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है ना। यहाँ पर 60, यहाँ पर त्रिज्या दिया, क्या क्या दिया है, हल r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धवृत्त की परिधि देखो, ये जो वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, लेकिन यही अगर अर्धवृत्त हो जाए तो अर्धवृत्त कैसे होता है, ये और ये। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 2πr था, इसको आधा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा πr, लेकिन ये वाला और जुड़ जाएगा, ये केंद्र है, ये r है और ये भी r है, तो 2r और जुड़ जाएगा, तब इसका परिधि कितना हो जाएगा, है ना 2r है ना, तो पाई × 7 + 2 × 7। अब ये देखिए पाई का मान है 22/7, ये हो जाएगा 14, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 + 14 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 36। ठीक ना, 36 आ गया सेंटीमीटर। दूसरा चीज़ बोला है ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr², पाई का मान 22/7 है और r का मान 7 का वर्ग है, तो 22 एक साथ कट जाएगा हमारा, है ना, गुणित 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, तो सॉरी अर्धवृत्त पूछा है, वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पर अर्धवृत्त बोला है, तो अर्धवृत्त यहाँ पर 1/2 कर दो, आधा कर दो, है ना। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 और आ जाएगा, तो 1/2 कर दीजिए बस, तो हो जाएगा 77। मतलब यह है कि 2 2 एकम 2 2 11 भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो छोटा रूप हो जाता,
लेकिन अब 1/2 ठीक है। तो क्योंकि अर्धवृत्त है तो आधा करना है, जैसे यहाँ पर किए परिधि में, ठीक है। तो क्योंकि ये भी अर्धवृत्त ही है इसलिए ये πr² में πr² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 154 ला रहे थे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यह जो है जाए आंसर नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 15% हानि पर बेच दिया। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, पहले तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं, ठीक है। साइकिल है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य CP बोलते हैं उसको, कास्ट ऑफ प्राइस 1400 रुपये, और इसमें जो है हानि पर बेच रहा है, लॉस परसेंटेज दिया है 15%। अब यहाँ पर क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर क्या। अब देखिए सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। SP विक्रय मूल्य बराबर होता है CP इंटू 100, लॉस और इसलिए माइनस L डिवाइड बाई 100। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम प्लस करते। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1400 गुणा 100 माइनस कितना परसेंट, 15% का लॉस हो रहा है। अब इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 14 गुणा 15, यहाँ हो जाएगा 85, ठीक ना। तो 14 गुणित 85 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 पंचे 70, 7 और 14 चक, ठीक ना। ये सीधा 14 पंचे 70, ठीक है, और 7 हो गया यहाँ पर, और 14 7 112, 119 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 2.5 वर्षों में 6000 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसका चलिए सलूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्या दिया है, R बराबर 2.5 वर्ष, P दिया है यहाँ पर 6000, और यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, और ब्याज है यहाँ पर, है ना 250, और समय 2.5 वर्ष, समय कितना दिया है ना 2.5 वर्ष। तो ये ब्याज है, ए सही है, ये समय है टाइम। तो देखिए ए सही बराबर होता है PRT, मतलब मूलधन दर गुणित समय सबके बटे होता है 100। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्याज दे दिया है 250, और इधर है 6000 गुणा R कितना है, R निकालना है, समय दिया है 2.5 साल का, बटे 100, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 250 गुणा 60 गुणा ये हो जाएगा 25, और इसको 10 दशमलव हटा देंगे ना 0। अब यहाँ पर देखिए 25 छक्के तो 150 हो रहा है, फिलहाल रहने देते हैं 250 बटे 6 गुणा 25। तो यहाँ हो जाएगा 25 एकम 25 दहम, ठीक है। तो ये हो जाएगा R बराबर 10 बटे 6। तो करने का मतलब है 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 2 दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2/3 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 116 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेली मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन
हेतु बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछा है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 घंटे में कितना जा रहा है, यहाँ पर 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 घंटे में कितना फास्ट चला रहा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, औसत। तो यहाँ पर 5 × 13/2 तो हो जाएगा 18/2, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, देखिए रूट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो 64 होता है ना, उसका क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। और ये दिया है 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 64 लिखा है ना, उसको अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 क्या लिख सकते हैं, है ना, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घनमूल कर रहा है तो ये 4 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 64 हो गया, इसको 2/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 का त्रिघात गुणा 2/3, ये कट जाएगा तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणितीय संकल्पना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं, उसका मध्य बिंदु। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है 10 और 20, 10 और 20 के बीच का मध्य निकाल देते हैं। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30/2 कर दीजिए। तो 2 1 कम 2 15, तो 15 इसका आंसर ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही अच्छे तरीके से आया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है CG व्यापम टेट में, ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके।